Hey everyone, it's me Zeenat and welcome back to Study with Zeenat. आज हम सब कवर करने वाले हैं इंग्लिश की बुक पनोरमा फर्स्ट से फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। द ग्रैंड मदर किसके द्वारा लिखा गया है? रे यंग बेयर के द्वारा लिखा गया है। अब हम सब स्टोरी वाला पार्ट सारा कवर कर लिए हैं, प्रोज वाला सेक्शन, तो अब पोइट्री वाले सेक्शन में ये पहला पोएम है। चलिए देखते हैं। हम अपना पोएम शुरू करने से पहले हम जान लेंगे हमारे ऑथर के बारे में, जो कि कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। ओके, रे यंग बेयर 1950 is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. रे यंग बेयर के द्वारा ये कविता लिखी गई है, जिनका मूल निवास जो है अमेरिका था और वहाँ पे मेस्क्वाकी ट्राइब से वो आते थे। मतलब यहाँ पे भी, इंडिया में भी ये बहुत सारे जगह में अलग अलग जगह का अलग अलग जनजाति होता है ना, अलग अलग जाति का अलग अलग नाम होता है। वैसे ही वो नॉर्थ अमेरिका मीन्स उत्तरी अमेरिका से वो बिलोंग करते थे, उनका घर था और वहीं पे वो उपन्यासकार एवं कवि थे। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा। अब ये जो है बड़े हुए थे, बचपन से बड़े हुए थे कहाँ पे? आयोवा नाम के एक जनजाति वाला प्लेस था मेस्क्वाकी, वहीं पे बड़े हुए थे, पले बड़े थे। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother and he began to translate his poem into that language. अब हर किसी का एक फ्लैशबैक होता है, जैसे कि उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें ये करना चाहिए लाइफ में, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उन्हें इंकरेजमेंट कहाँ से मिला था, हौसला कहाँ से मिला था? उनकी दादी माँ के थ्रू से। दादी माँ से वो इंस्पायर होती थी, उसी से इनको हौसला मिला इंग्लिश सीखने के लिए। तो फिर उसने अपना पोएम लिखना शुरू किया और उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इंग्लिश में ही, क्योंकि उन्हें पोएम लिखना पसंद था। हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। रे यंग बेयर का पहला वर्क जो था, जो कविता उन्होंने लिखी थी, वो पहली दफ़ा कब पब्लिश हुई? 1968। He often switches between English and the Meskwaki language to express himself more fully. अब देखिए, अब आप भी कोई कविता लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं तो आप अपनी भाषा, आप हिंदी में या फिर उर्दू, जो लैंग्वेज आपको पसंद है आप उसमें तो लिखेंगे ही। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज होता है, गांव घर की जो भाषाएं होती है, तो हम कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड वहाँ से भी आ जाता है। तो ये जिस ट्राइबल से आते थे, जिस जनजाति से आते थे, वो अपनी इंग्लिश में भी लिखते थे और कुछ वर्ड जो है वो अपनी भाषा का भी ऐड कर देते थे उसमें, ताकि हम अपनी कही गई बातों को और अच्छे से बता सकें सामने वाले को। ओके, In the present poem, The Grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. अब इस कविता में ये कविता जो ग्रैंड मदर लिखा गया है रे यंग बेयर के द्वारा, इस कविता में वो बताते हैं, अपनी दादी माँ के झलक को दर्शाते हैं। पिक्चर, उसके द्वारा खींची गई तस्वीर, मीन्स उसके बारे में क्या क्या बातें हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो उनकी दादी कितनी प्यारी थी, कितनी ये पोएट कितना इंस्पायर होते थे, उनसे इन्हें कितना ज़्यादा उम्मीदें मिलती थी, वो सब के बारे में लिखा गया है। तो ये हम रे यंग बेयर के बारे में जान गए कि उनका नेटिव घर नॉर्थ अमेरिका था और उन्हें वो अपने इंग्लिश में भी लिखते थे और अपने लैंग्वेज, अपने ट्राइबल वाले लैंग्वेज में भी कुछ बातें लिखते थे। तो अब ग्रैंड मदर कविता हम स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ। इफ़ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे आई वुड नो सो क्विकली। अब ये कह रहे हैं कि आई से यहाँ पे सेंस है आई, मतलब मैं जो कविता लिख रही हूँ, तो आई का मतलब मैं मीन्स कवि, और यहाँ पे कवि कौन है? रे यंग बेयर है यहाँ पे कवि। ओके, तो कहते हैं कि अगर मैं देखता हूँ कोई आभास होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है उधर से, माइल्स अवे, 1 मील की दूरी से भी मैं अगर यहाँ से देखता हूँ कि कोई तो व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो आई वुड नो सो क्विकली। तो मैं, अगर मेरी दादी माँ आ रही होती है तो मुझे एकदम फ़ौरन पता चल जाता है कि मेरी दादी माँ आ रही हैं, क्योंकि आप जिनसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे पापा, जब छुट्टी होता है उनका, तो पापा जब काम से वापस लौटते हैं तो उनके बाइक की आवाज़ हमें फटाफट पता चल जाता है, एकदम क्विकली पता चल जाता है कि ये जो है मेरे पिताजी आए हैं, ये उन्हीं की बाइक की आवाज़ है, वो ज़रूर मेरे लिए कुछ लाए होंगे, होता है ना। तो अपने पसंदीदा पर्सन को हम आहटों से भी पहचान जाते हैं कि वो आए होंगे,
और एहसास से भी। तो ऐसे ही प्यार भरा एहसास था यंग बेयर का अपने दादी के प्रति। तो वो बताते हैं कि वो उनकी दादी माँ जब 1 मील की दूरी में भी, मीलों दूर भी रहती थी ना, तो भी उनके आने का हमको पता चल जाता था। दैट इट वुड बी हर, द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। तो उनके दादी माँ के झलक को यहाँ पे बताया गया है कि जनरली जो है दादी माँ सब कोई स्कार्फ लगाए हुए रहती है, अपना बूढ़ी दादी माँ रहती है तो कोई स्कार्फ, पर्पल कलर का स्कार्फ ली हुई है और प्लास्टिक का झोला ली हुई है सॉरी। तो प्लास्टिक का झोला ली हुई है और शॉपिंग बैग मीन्स कुछ खरीदते हुए वो आ रही है। देखो दादी माँ का हुलिया बताया गया है कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था। पर्पल कलर का स्कार्फ, एक प्लास्टिक का झोला एंड शॉपिंग बैग। इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। और जब मैं अपने सर पर अपने दादी माँ के हाथों को महसूस करता हूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मेरी दादी माँ का ही हाथ है। एकदम पता चल जाता है, गर्म और नरमदायक दादी माँ का हाथ, प्यार भरा हाथ, वो तुरंत पता चल जाता है। वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे दादी माँ के हाथ को बताया गया है। वार्म मीन्स गर्म, मुलायम, और डैम्प मीन्स थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नमी रहती है उनके हाथों में, क्योंकि वो जनरली या तो किचन में काम कर रहे होते हैं या फिर बाहर में, तो उनके हाथों में नमी रहती है। विद द स्मेल ऑफ रूट्स, और उसके हाथों में कुछ स्मेल रहती है, कुछ सुगंध रहती है जड़ों की। मीन्स उनकी दादी माँ जो थी तो वो गार्डनिंग का काम करती होंगी। मीन्स देखो बूढ़ी दादी माँ क्या करती है, उनको मन नहीं लगता है तो वो कुछ ना कुछ खेत में उगाने चली जाती है या फिर कुछ ना कुछ वो करती रहती है ना, तो जड़ों की, मिट्टी की खुशबू आती है उनके हाथ से। मीन्स आप भी कभी देखे होंगे कि आप जो काम करते हैं उन चीज़ों की खुशबू आती है हाथ से। मीन्स अगर आप साग सब्जी काटते हैं या फिर मिर्ची काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो उनका स्मेल आप धोने के बाद भी काफ़ी समय तक उनके हाथों में स्मेल रहता है। तो बूढ़ी दादी माँ सबके हाथों में भी स्मेल था, तो इनके दादी माँ के हाथों में रूट्स का स्मेल था, जड़ों का स्मेल था, गार्डनिंग का। इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट। और जब मैं बहुत दूर से भी चट्टानों के पीछे से, रॉक मीन्स चट्टानों के पीछे से भी मैं उनकी आवाज़ें अगर सुनती हूँ तो उनकी आवाज़ें जो है मेरे रगों रगों में फ़्लो करने लगती है, बहने लगती है। उनकी आवाज़ों से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ नया करने की चाह जग जाती है अंदर। ऑफ समवन स्टीरिंग एशेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। जैसे कि सर्दियों के दिनों में जब हम आग जलाते हैं या फिर ऐसे नॉर्मली भी जब हम आग जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब आग बुझने वाला रहता है तो हम फूंक मारते हैं तो वो आग लहलहाने लगता है दोबारा से, है ना। तो वैसे ही हम इंसान जो है, जब हमें हमारे जीवन में परेशानियां आती है तो हम एकदम बुझे हुए से हो जाते हैं, हमें कहीं से उम्मीद नहीं मिलती, तो क्या होता है, तो इनकी दादी माँ जो है, इनकी दादी माँ की इंस्पिरेशन, उनसे उनकी की गई बातें या फिर उनकी की गई समझाया हुआ बहुत सारा बात वो याद आता है और वो उनकी रगों में बहने लगता है और फिर से काम शुरू करने का ट्राई करने लगते हैं ये सब, ठीक है। तो इसके कवि जो थे वो इंस्पायर होते थे अपनी दादी माँ से, उनकी कही गई बातों से। कवि जो थे, कवि को उनकी दादी माँ या फिर हम सब की दादी माँ वो हमें इंस्पायर करती है, वो हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, इस मौके पे हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा, कवि जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी दादी माँ से इंस्पायर होते थे। उनकी कही गई बातें इनको बहुत ज़्यादा, इनके दिल को छू जाती थी और ये कभी भी जब परेशानी में रहते थे तो अपनी दादी माँ की बातों को याद करते थे। जैसे कि बुझता हुआ आग को जैसे हम फूंक मारते हैं तो वो चिंगारी बन के जो है फिर से आग जलने लग जाती है, वैसे ही हम इंसान हैं, जब कभी भी हम हार मान लेते हैं तो कोई बड़े या फिर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो वो मोटिवेशन जो है इनके दादी माँ के द्वारा इनको मिलती थी। तो यहीं पे हमारी कविता समाप्त हो जाती है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले पोएम में।